वीडियो 26 में 28 अगस्त 2024 को एनटीए के द्वारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट की परीक्षा हुई है, उसके पेपर में आए हुए ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इस वीडियो को आप मेरे चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट, जिसका नाम है यूजीसी नेट ज्योग्राफी अगस्त 2024 एग्ज़ाम में जाकर देख सकते हैं। इसी पेपर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इसी पेपर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, काई वर्ग परीक्षण के बारे में सत्य कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। इस क्वेश्चन में काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन चारों में जो स्टेटमेंट्स सही हैं उनका हमको चयन करना है। देखिए, यह जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है यह एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके द्वारा हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट। यह एक मानदंडीय परीक्षण है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं होता, यह नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट का एक और नाम भी होता है, उसको भी आप जान लीजिए। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोला जाता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, सभी नामों से आप परिचित हो जाइए। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शंस या 4 टेस्ट के नाम दे दिए जाएं और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। अगर आपने यह शब्द नहीं सुना होगा तब आप ऐसे आसान सवालों को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला स्टेटमेंट है, द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट the difference between the observed and expected frequencies is not significant। जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि शून्य परिकल्पना के अनुसार प्रेक्षित और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें जो नल हाइपोथेसिस है वह यह कहती है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। स्टेटमेंट सी में कहा जा रहा है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इंडिकेट्स दैट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर रियल। शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति दर्शाती है कि प्रेक्षित और प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच अंतर वास्तविक है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इन अ काई स्क्वायर टेस्ट, it means that there is a statistically significant difference between the observed and expected frequencies। स्टेटमेंट डी में कहा जा रहा है, टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस द टेबल्ड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ अ काई स्क्वायर। शून्य परिकल्पना अस्वीकृत करने के लिए तालिकाबद्ध मान काई वर्ग के गणना किए गए मान से अधिक होना चाहिए। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था शुड बी लेस देन, तब यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। इस तरह इस क्वेश्चन में जो काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड
4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उनमें से स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी बिल्कुल सही हैं और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड एज मार्जिनलाइज्ड कल्चरल रियल्म। निम्न में से कौन सा सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल को नामांकित करता है? यह बहुत ही सरल सवाल है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। एक हिस्टोरियन या इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है टॉयन बी। इन्होंने जो मीज़ो अफ्रीकन कल्चरल रियल्म है, इसको मार्जिनलाइज्ड कल्चरल रियल्म या सीमांत सांस्कृतिक परिमंडल कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शहरी पारिस्थितिकी की बुनियादी धारणा पर आधारित है? Which one of the following model is based on the basic assumption of urban ecology? बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेंट्रिक जोन। जो मॉडल था बर्गेस का, वह अर्बन इकोलॉजी की अवधारणा पर आधारित था। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किससे अभिप्राय उस स्थान से है जिसे पूर्व में प्रयोग किया गया है और अब वह परित्यक्त बन गया? उस स्थान को विकास के लिए प्रयोग करने से पूर्व सुरक्षित बनाना होगा। Which one of the following site refers to the site which has previously been used and has become derelict? It has to be made safe before it can be used for development. देखिए इस क्वेश्चन में 4 साइट्स दी हुई हैं, ग्रीन फील्ड साइट, येलो फील्ड साइट, ब्राउन फील्ड साइट और रेड फील्ड साइट। इन चारों ही साइट्स पर नए रेजिडेंशियल एरियाज़ को डेवलप किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में जिस साइट का जिक्र किया जा रहा है वह साइट है ब्राउन फील्ड साइट। देखिए ब्राउन फील्ड साइट वह साइट होती है जहां पर पहले कभी कोई डेवलपमेंट रहा है, और डेवलपमेंट किस तरीके का हुआ है कि वहां पर पहले कभी कोई इंडस्ट्रियल एरिया रहा है या वहां पर पहले कोई फैक्ट्री रही है। अब 40, 50, 60, 70 सालों से वह इंडस्ट्रियल एरिया वह फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। चूँकि वहाँ पर फैक्ट्री थी तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वह इस समय नए रेजिडेंशियल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए उतना अधिक उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाले जो भी पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हैं उन्होंने उस एनवायरनमेंट को कुछ हद तक पॉल्यूटेड कर दिया होगा। इस कारण से अब यदि इन ब्राउन फील्ड साइट्स पर अगर हमको नए रेजिडेंशियल एरियाज़ को डेवलप करना है तो पहले जो भी एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी एनवायरनमेंटल कंसर्न्स हैं पहले हमको उनसे निपटना होगा या उस स्थान को हमको रहने लायक बनाना होगा। तो इस तरीके की जो साइट्स होती हैं जहाँ पर पहले से ही कोई बिल्टअप रहा है या कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ी फैक्ट्री रही है, उन साइट्स को दोबारा डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसी साइट ब्राउन फील्ड साइट कहलाती हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्राउन फील्ड साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन दिया हुआ है जबकि लिस्ट 2 में बैंड यूटिलिटी दी हुई है। आपको दोनों ही लिस्ट को मैच करना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यह क्वेश्चन एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अगर एक आध सवाल गलत भी हो जाते हैं तो कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। यह क्वेश्चन टफ इसलिए है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको जो आप नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं वहाँ पर आपको कहीं मिलने वाला ही नहीं है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह क्वेश्चन किस बुक में से पूछा गया है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस, आप उसमें जुड़ जाइए और वहाँ पर अगर आप मुझको मैसेज करेंगे तब मैं आपको उस बुक का नाम बता दूंगा जिस बुक से यह क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह मैं बता देता हूँ। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो ए में दिया हुआ है
उसका संबंध है लीफ एरिया इंडेक्स मैपिंग से, और जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बी में दिया हुआ है उसका संबंध है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से, और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है उसका संबंध है सिरस क्लाउड से, और जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है उसका संबंध है क्लाउड टॉप एल्टीट्यूड से। और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, डेविस के भौगोलिक चक्र के ग्राफिक चित्रण में दो वक्रों ऊपरी व निचला का अंतर क्या प्रदर्शित करता है? इन द ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ द जोग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस, द गैप बिटवीन टू कर्व्स अपर एंड लोअर रिप्रेजेंट्स। देखिए, आपने जियोमॉर्फोलॉजी में डेविस की जो ज्योग्राफिकल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने पढ़ा हुआ है। वहाँ पर आपने इस डायग्राम को भी देखा होगा, और इस डायग्राम में दो कर्व हैं। एक तो अपर कर्व है जिसको कि मैंने यहाँ पर यूसी लिखा हुआ है, और एक लोअर कर्व है जिसके लिए यहाँ पर एलसी लिखा हुआ है। जो यूसी है वह माउंटेन पीक्स, जो हमारे जो पर्वत हैं उनकी जो चोटियाँ हैं उनकी मीन सी लेवल से एब्सोल्यूट हाइट को बता रहा है। और यह जो लोअर कर्व है यह जो रिवर वैलीज़ हैं उनकी जो मीन सी लेवल से एब्सोल्यूट हाइट है उसको बता रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूसी और एलसी का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि यूसी और एलसी का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है रिलेटिव रिलीफ या सापेक्ष उच्चावच। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित विकास योजनाओं को उन्हें आरंभ किए जाने के वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर लॉन्च ईयर। देखिए, यह जो पहला प्रोग्राम दिया हुआ है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह 1977 और 78 में शुरू किया गया था। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोग्राम दिया हुआ है राष्ट्रीय सम विकास योजना, यह 2003 और 2004 में शुरू की गई थी। और कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1974 और 75 में शुरू किया गया था। और नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रेन फेड एरियाज़ जो है वह 1990 और 91 में शुरू किया गया था। इस तरह अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए तो जो क्वेश्चन का सही आंसर है वह होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में असत्य कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। यह क्वेश्चन NCERT की बुक में से आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में WTO से रिलेटेड 4 फैक्ट्स दिए हुए हैं, और इन चारों ही फैक्ट्स या इन चारों ही स्टेटमेंट्स में से जो स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं उनको हमको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का NTA ने जो आंसर बताया है मैं वह आपको बताऊंगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में मेरी राय क्या है वह मैं आपको बताऊंगा। स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है, इट वाज फॉर्म्ड टू लिबरलाइज द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स। स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना विश्व व्यापार को उच्च सीमा शुल्क टैरिफ से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हेडिंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे लिखते हैं, इन 1948 to liberalize the world from high custom tariffs and various other types of restrictions, General Agreement for Tariffs and Trade GATT was formed by some countries। 1948 में गैट की स्थापना की गई जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, और इसका मकसद था
टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है टू लिबरलाइज द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स। लेकिन जो कुछ भी स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है वह WTO के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ WTO के निर्माण से संबंधित जो उद्देश्य है वह लिखा हुआ है, जबकि NCERT में लिखा हुआ है कि यह उद्देश्य गेट के निर्माण से संबंधित है। इस आधार पर जिसने यह क्वेश्चन फ्रेम किया है उसके अनुसार स्टेटमेंट ए गलत है और NTA ने भी स्टेटमेंट ए को गलत माना है। स्टेटमेंट बी में कहा जा रहा है इट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल दैट डील्स विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सी में कहा जा रहा है इंडिया इज़ वन ऑफ इट्स फाउंडर मेंबर्स। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट डी में कहा जा रहा है इट इज़ नैरोइंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज़। यह समृद्ध और गरीब देशों के बीच खाई को कम कर रहा है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि WTO अमीर और गरीब देशों के बीच की जो खाई है उसको कम नहीं कर रहा है, उस खाई को और चौड़ा कर रहा है, उसको और अधिक वाइड कर रहा है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में WTO से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स देखे और इन चारों में हमको रॉन्ग स्टेटमेंट्स को चूज़ करना था, और रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट ए और डी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 अकॉर्डिंग टू NTA। लेकिन मेरे अनुसार यह क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है इन 1994 इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर कंट्रीज टू सेट अप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन for free and fair trade amongst nations, and the GATT was transformed into the World Trade Organization from 1 जनवरी 1995। कुछ ही महीनों बाद गेट को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया इसके मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का भी मकसद सेम है जो मकसद गेट का था। WTO के भी निर्माण का उद्देश्य है टू लिबरलाइज द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स। इस तरीके से मेरे अनुसार इस क्वेश्चन में जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है और स्टेटमेंट सी भी सही है। क्वेश्चन है भारतीय महासागर की भू राजनीति के बारे में सही कथन चुनिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। इस क्वेश्चन में इंडियन ओशन की जो जियोपॉलिटिक्स या जो भू राजनीति है उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से सही स्टेटमेंट का चयन हमको करना है। पहला स्टेटमेंट है वर्ल्ड सुपर पावर USA हैज़ शोड नो इंटरेस्ट टू मार्क इट्स प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। दुनिया की महाशक्ति USA ने भारतीय महासागर में उपस्थिति की इच्छा इच्छा नहीं दिखाई है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने विश्व में हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है, और जो इंडियन ओशन है उसमें भी अमेरिका की एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। इस ओशन में एक द्वीप है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। वहाँ पर अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। साथ ही साथ इस ओशन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से अमेरिका का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, और कुछ देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जिबूती, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब को अमेरिका हथियारों की सप्लाई भी करता है। इस कारण से स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट बी में कहा जा रहा है ए वेरी लिटिल पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑयल ट्रेड
पासिस थ्रू इंडियन ओशन, यह स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि वर्ल्ड का 40% ऑयल एक्सप्लोरेशन तो इसी क्षेत्र से होता है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल ट्रेड पासिस थ्रू द इंडियन ओशन। इस तरीके से यह जो स्टेटमेंट बी है वह गलत है। स्टेटमेंट सी में कहा जा रहा है बे ऑफ बंगाल हैड बीन नेम्ड अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट पावर ऑफ इंडिया इन पास्ट। भूतकाल में भारत की प्रभुत्व शक्ति के अनुसार बंगाल की खाड़ी का नामकरण हुआ है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट डी है द क्वासी नेवल बेसिस डेवलप्ड बाय चाइना इन इंडियन ओशन आर कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पल्स। देखिए, यह जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है यह एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। इसके अनुसार चाइना जो है, चाइना की स्ट्रेटजी है कि वह इंडियन ओशन के एरिया में मलक्का जल संधि से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक कमर्शियल पोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस की स्थापना करे। इसी का प्रभाव है कि चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर में, श्रीलंका के हम्बनटोटा में और अफ्रीका के जिबूती में पोर्ट्स की स्थापना की है। इस तरह स्टेटमेंट डी सही है। चूँकि हमको चारों में से सही स्टेटमेंट्स का चयन करना था और सही स्टेटमेंट्स हैं सी और डी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट जियोस्ट्रॉफिक करेंट्स आर फाउंड एट द बाउंड्रीज ऑफ ओशन बेसिन। तीव्रतम और गहनतम भूस्थैतिक जियोस्ट्रॉफिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की कौन सी सीमाओं पर पाई जाती हैं? देखिए, जियोस्ट्रॉफिक करेंट्स आर द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट करेंट्स इन द ओशन एंड आर फाउंड एट द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द ओशन बेसिन। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वेस्टर्न। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विकास के केंद्र परिधि मॉडल की विशेषता नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर पेरीफेरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, यह क्वेश्चन जो है वह रीजनल ज्योग्राफी से आया हुआ है और यह जो कोर पेरीफेरी मॉडल है, इस कोर पेरीफेरी मॉडल को देने वाले जो जोग्राफर हैं एक्चुअली में वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और उनका नाम है जॉन फ्राइडमैन। इन्होंने कोर पेरीफेरी मॉडल जो है वह 1966 में दिया। इस क्वेश्चन में इस मॉडल से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनमें से हमको जो स्टेटमेंट गलत है उसका चयन करना है। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधनों और विकास का असमान वितरण। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो इन्होंने कोर पेरीफेरी मॉडल दिया था इसमें उन्होंने बताया था कि एक बीच का क्षेत्र होगा जो कि कोर एरिया होगा और एक क्षेत्र उसके बाहर का होगा जो कि पेरीफेरी एरिया होगा। ठीक है, और दोनों ही क्षेत्रों में संसाधनों और विकास का वितरण असमान होगा। दूसरा स्टेटमेंट है पेरीफेरी विटनेसेस द ग्रोथ अर्लियर, उपांत क्षेत्र में वृद्धि पहले दृष्टिगोचर होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। उपांत क्षेत्र या जो पेरीफेरी एरिया है या जो बाहर वाला यह एरिया है इसमें वृद्धि पहले नहीं होगी, पहले वृद्धि होगी बीच का जो क्रोड एरिया है या जो कोर एरिया है इसमें पहले वृद्धि होगी। अगला स्टेटमेंट है कोर्स हैव ह्यूमन एंड फिजिकल एडवांटेजेस, अंतः क्षेत्र के मानवीय और भौतिक लाभ हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका कारण यह है जॉन फ्राइडमैन ने बताया कि यह जो कोर एरिया है यहाँ पर रिसोर्सेस अधिक पाए जाएंगे इन कंपैरिजन टू पेरीफेरियल एरियाज़ के। फोर्थ स्टेटमेंट है सम एरियाज डेवलप फास्टर देन अदर। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि यह जो कोर एरिया है इसमें विकास पहले होगा और ये जो पेरीफेरी एरिया है इसमें विकास बाद में होगा। इस तरीके से हमको इन चारों में से जो गलत था या जो कोर पेरीफेरी मॉडल की विशेषता नहीं थी उसको चूज़ करना था और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में बेसेल समझौते को औद्योगिकृत से विकासशील देशों में के लिए संशोधित किया गया। इन 1995 द बेसेल कन्वेंशन वाज अमेंडेड टू फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वहाँ से डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो हैज़र्डस वेस्ट या जो जोखिमकारी अपशिष्ट पदार्थ थे उनका निर्यात न हो, इस कारण से बेसेल समझौते को संशोधित किया गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पादप समूहों के दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच वृहत पारगमन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉड ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स ऑफ मेनली प्लांट कम्युनिटीज़। देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि दो इकोसिस्टम्स हैं, एक इकोसिस्टम ये है और कोई दूसरा इकोसिस्टम ये है, और इन दोनों के बीच में एक कॉमन एरिया है जिसको कि हम दोनों ही इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन कह सकते हैं। इस ट्रांजिशन जोन को क्या कहा जाता है यह मैंने अपने पुराने एक वीडियो में भी बताया हुआ है, और यह जो ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स, इस ट्रांजिशन जोन को कहा जाता है इकोक्लाइन, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 इकोक्लाइन। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ लैंग्वेज दी हुई हैं और लिस्ट 2 में यह लैंग्वेज कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और दोनों ही लिस्ट का सही मिलान करना है। जैसे यह जो भीली लैंग्वेज है इसका संबंध इंडो आर्यन फैमिली से है। इसी तरीके से यह जो गोंडी लैंग्वेज है यह द्रविडियन फैमिली से रिलेटेड है, और खासी लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से रिलेटेड है, और लाहुली लैंग्वेज तिब्बतो बर्मीज़ फैमिली से रिलेटेड है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज़ नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के बारे में 4 कथन दिए हैं, इनमें से जो करेक्ट नहीं है उसको चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है ट्रांसपोर्ट लेबर एंड एग्लोमरेशन प्ले मेजर रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है if both raw materials are weight losing and market is at an equilateral triangle, the ideal location for industry is the middle of triangle leaning towards raw material source। यदि दोनों कच्चे माल भार कम होने वाले हैं और बाजार समबाहु त्रिभुज पर है तो उद्योग के लिए आदर्श अवस्थिति कच्चे माल के स्रोतों की ओर झुकते हुए त्रिभुज के मध्य होगी। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है इफ़ बोथ रॉ मटेरियल्स आर वेट लूजिंग एंड मार्केट इज़ एट इक्विलेटरल ट्राइंगल द आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री इज़ एट मार्केट। ना, बिल्कुल गलत है, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ऐसा तो वेबर ने बिल्कुल भी नहीं बताया था। और लास्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है लास्ट स्टेटमेंट है आइसोडापेन इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आइसोडापेन एक रेखा है जो समान अतिरिक्त परिवहन लागत के बिंदुओं को जोड़ती है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और जो स्टेटमेंट गलत है वह है स्टेटमेंट 3, और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट एड्रेस द इश्यू ऑफ। भूमि सुधारों ने की समस्या नहीं सुलझाई थी। यहाँ पर 4 समस्याएं लिखी हुई हैं। यह जो लैंड रिफॉर्म्स हैं अगर आप इनको पढ़ते हैं और इन्होंने जिन जिन समस्याओं पर कार्य किया है उनमें से पहली समस्या है द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरी है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और तीसरी है अपग्रेडेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इन तीनों पर काम किया है, लेकिन यह जो चौथी समस्या लिखी हुई है डिपेंडेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और मानसून, इसका संबंध लैंड रिफॉर्म से नहीं है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेज कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल मार्केट टाउन वेयर द ट्रेडिशनल वैल्यूज आर स्टिल अपहेल्ड वाइल द मॉडर्न एम्यूनिटीज हैव स्टार्टेड इमर्जिंग। किस अवस्था को एक छोटे बाजार कस्बे जिसमें परंपरागत मूल्यों की अभी भी मान्यता है जबकि आधुनिक सुविधाओं का उदय भी प्रारंभ हो गया है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, लेविस मम्फोर्ड, मैं यहाँ नाम लिख दूँ, लेविस लेविस मम्फोर्ड ने नगर के विकास की 6 अवस्थाएं या 6 स्टेजेस बताई थीं। वह थीं क्रमशः इयोपोलिस पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टैरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। नगरों के विकास की जो दूसरी अवस्था थी जिसका नाम है पोलिस, इसमें एक स्मॉल मार्केट टाउन होता है जिसमें कि अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ जो मॉडर्न एम्यूनिटीज़ या जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पोलिस। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के दौरान घरेलू पर्यटकों द्वारा दूसरा सबसे अधिक भ्रमण किया गया स्मारक कौन सा था? विच वाज द सेकंड हाईएस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट बाय डोमेस्टिक विजिटर्स ड्यूरिंग 2022-23। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह एक रिपोर्ट से आया हुआ है। उस रिपोर्ट का नाम है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023। और यहाँ पर आप दो टेबल्स देख रहे होंगे, टेबल 20 और टेबल 21। यह दोनों टेबल्स भी मैंने उसी रिपोर्ट से ली हुई हैं और आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। इस रिपोर्ट की टेबल 20 में घरेलू पर्यटकों द्वारा भारत के जो भी मॉन्यूमेंट्स विजिट किए गए हैं उनके नाम दिए हुए हैं और उनके आगे विजिट करने वाले पर्यटकों की संख्या दी हुई है। जबकि टेबल 21 में जो विदेशी पर्यटक हैं उन्होंने जो भारतीय मॉन्यूमेंट्स विजिट किए हैं उन मॉन्यूमेंट्स के नाम और उनके आगे उन विदेशी पर्यटकों की संख्या दी हुई है। यहाँ इस क्वेश्चन में डोमेस्टिक विजिटर्स की बात कही जा रही है, तो जो डोमेस्टिक विजिटर्स हैं वह टेबल 20 में दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो घरेलू पर्यटक हैं उन्होंने 2022-23 के दौरान सबसे अधिक जो विजिट किया है वह है ताजमहल और दूसरे नंबर पर स्थान आता है रेड फोर्ट का। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 रेड फोर्ट, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस ने कौन सी संकल्पना की नींव रखी? द बुक ज्योग्राफी ऑफ पीस लेड द फाउंडेशन ऑफ द विच कॉन्सेप्ट? देखिए, यह जो ज्योग्राफी ऑफ पीस है इस बुक के जो राइटर हैं वह हैं अमेरिकी विद्वान स्पाइकमैन। और आप जानते हैं स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी दी थी और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 रिमलैंड। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं जबकि लिस्ट 2 में वह अर्थ मूवमेंट या वह भू हलचलें दी हुई हैं जिनके द्वारा लिस्ट 1 में दिए हुए लैंडफॉर्म्स का निर्माण हुआ है। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है वासेच रेंज। यह जो वासेच रेंज है यह वेस्टर्न यूएसए में एक पर्वत श्रृंखला है और हम जानते हैं कि पर्वतों का निर्माण जो है वह ओरोजेनिक अर्थ मूवमेंट के द्वारा होता है। कोलोराडो प्लेटू एक प्लेटू है और इसका निर्माण एपी ओरोजेनिक अर्थ मूवमेंट के द्वारा हुआ है। नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और रिफ्ट वैलीज़ जो होती हैं उनका निर्माण फॉल्टिंग की क्रिया के द्वारा होता है और लाकी प्लेन का निर्माण वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा हुआ है और यह लाकी प्लेन आइसलैंड में स्थित है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत में मतदान व्यवहार का निर्धारक नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 एज ऑफ कैंडिडेट। अगला क्वेश्चन है, रास्टर सेल को आकार देने वाली और किसी समतल सतह को
पूर्णतया आच्छादित करने वाली ज्यामितीय आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर्स शेपिंग द रास्टर सेल एंड कंप्लीटली कवरिंग अ फ्लैट सरफेस और कॉल्ड। यह एक रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 टेसिलेशंस। यह क्वेश्चन जून 2024 के पेपर में पूछा गया है और मैंने अपने वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्नेडोज इन यूएसए इज हाईएस्ट इन मंथ्स फ्रॉम। यूएसए में टॉर्नेडो की अधिकतम आवृत्ति कौन से महीनों में होती है? बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रॉम अप्रैल टू जून, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड हिल स्लोप फ्रॉम रिज टू वैली। एक मानक पर्वतीय ढाल के 4 विभिन्न तत्वों को कटक से घाटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन में जो हिल स्लोप होता है उसमें जो 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। कटक से लेके घाटी तक, रिज से लेके वैली तक इनके पाए जाने का क्रम क्या है वह हमको बताना है। एक स्लोप के जो 4 एलिमेंट्स हैं वह मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे पहला एलिमेंट है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये और चौथा है ये लास्ट वाला। यह जो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट है इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स स्लोप। और यह जो दूसरा एलिमेंट है इसको कहा जाता है फ्री फेस स्लोप। यह जो तीसरा एलिमेंट है इसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर स्लोप। और यह जो लास्ट एलिमेंट है इसको कहा जाता है कॉन्केव स्लोप। इस तरीके से आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः कॉन्वेक्स स्लोप, फ्री फेस स्लोप, रेक्टिलिनियर स्लोप और कॉन्केव स्लोप पाए जाते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है महासागरों की उच्चावच लक्षणों के बारे में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन। इस क्वेश्चन में जो ओशंस हैं उनमें जो रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं उससे संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जो सही स्टेटमेंट हैं उसको हमको चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है टेलीग्राफ पठार और अल्बाट्रोस पठार क्रमशः उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में स्थित हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है। जो टेलीग्राफ पठार है वह नॉर्थ अटलांटिक में है, लेकिन जो अल्बाट्रोस पठार है वह पैसिफिक ओशन में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है वाल्विस कटक अंगोला बेसिन को अगुलहास बेसिन से अलग करती है। यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कार्ल्सबर्ग कटक हिंद महासागर में स्थित है। यह स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं, यह हिंद महासागर में स्थित है। इस तरह इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बी और सी ही सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसी क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।